हमारा अगला टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। इसकी परिभाषा, जब तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अर्थात जब तत्व की क्रियाशीलता को उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो प्राप्त श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के रूप में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम चांदी, औरम सोना। इसमें पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन, ये सभी अधिक क्रियाशील तत्व हैं, अर्थात इनकी क्रियाशीलता सर्वाधिक है, जबकि कॉपर, मरकरी, चांदी और सोने की क्रियाशीलता इन बाकी तत्वों के अनुपात में बहुत कम है। अतः जब तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। अर्थात अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। अर्थात जितनी मात्रा में हमने अभिकारक लिए हैं उसकी आधी मात्रा को उत्पाद बनने में कितना समय लगता है, यह उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। अर्ध आयु काल को हम T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। यह हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग समय होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए अर्ध आयु काल 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। अतः अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा उत्प्रेरक। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं और अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं। अर्थात या तो वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे या अभिक्रिया के वेग को घटा देंगे। इस घटना को हम उत्प्रेरण कह लेते हैं। जैसे KClO3 ये बदलता है KCl प्लस O2 में। इसमें उत्प्रेरक का काम करता है मैग्नीज ऑक्साइड, जो इस अभिक्रिया को शीघ्रता से संपन्न करवाता है। एक और अभिक्रिया है हमारे पास वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन। ये अभिक्रिया करके बनाते हैं वनस्पति घी। इस अभिक्रिया में जो हम उत्प्रेरक काम में लेते हैं वो होता है निकेल और पैलेडियम। उत्प्रेरकों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला हमने बांटा है अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक, दूसरे होते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। दूसरा हमने इनको बांटा है वेग के आधार पर। वेग के आधार पर इनको हमने चार भागों में बांटा है, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और अंत में है जैव उत्प्रेरक। तीसरे हमने बांटा है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर हमने इन्हें दो भागों में बांटा है, उत्प्रेरक वर्धक और दूसरा है उत्प्रेरक
विष। अब हम इन्हीं सभी का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांगी उत्प्रेरक। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिकारक एवं उत्पाद तीनों की अवस्था समान हो तो ऐसे उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं और इस अभिक्रिया को हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसमें NO हम उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं जो गैसीय अवस्था में होता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में है और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस अवस्था में है। अतः यहाँ अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में उपस्थित हैं, इसलिए इसको समांगी उत्प्रेरक और घटना को समांगी उत्प्रेरण कहा जाएगा। नंबर 2 है विषमांगी उत्प्रेरक। इसमें जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक और अभिकारक की अवस्था समान नहीं होती तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं NH3। इसमें हम उत्प्रेरक काम में लेते हैं आयरन को जो सॉलिड होता है। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। यहाँ अभिकारक गैसीय अवस्था में है और उत्प्रेरक सॉलिड अवस्था में अर्थात ठोस अवस्था में है, तो दोनों की अवस्थाएं असमान हैं, इसलिए इसे विषमांगी उत्प्रेरक और इस क्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। वेग के आधार पर उत्प्रेरक हमारे पास निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक। वे उत्प्रेरक जो किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, अर्थात ये उत्प्रेरक अभिक्रिया को शीघ्रता से संपन्न कर देते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसमें उपस्थित MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड इस अभिक्रिया को शीघ्रता से संपन्न करवा देता है। SO2 प्लस O2 इस अभिक्रिया में उपस्थित NO इस अभिक्रिया को शीघ्रता से संपन्न कर देता है। अतः धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं और अभिक्रिया को शीघ्रता से संपन्न करते हैं। दूसरे हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक का बिल्कुल उल्टे होते हैं, अर्थात वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, अर्थात जिनको मिलाने से अभिक्रिया अधिक समय में पूरी होती है, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन परऑक्साइड में जब हम ग्लिसरॉल को मिलाते हैं तो जल और ऑक्सीजन बनने की गति बहुत धीमी हो जाती है। एक अन्य उदाहरण है हमारे पास CH Cl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में हम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो एक विषैली गैस बनाती है जिसका नाम होता है फॉस्जिन और इसके साथ HCl का भी निर्माण होता है। इसमें हम एथिल अल्कोहल को मिलाते हैं। एथिल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म की होने वाली वायु से अभिक्रिया की गति को धीमा कर देता है, जिससे फॉस्जिन के बनने की दर धीमी हो जाती है। अतः ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। तीसरी अभिक्रिया है स्वतः उत्प्रेरक। जब रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करे तो इस अभिक्रिया को स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। अर्थात जब हम अभिकारक को मिला देते हैं तो जैसे जैसे उत्पाद बनता जाता है वह उत्प्रेरक का कार्य करता जाता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है।
जैसे एथिल एसीटेट की अभिक्रिया जब जल से कराई जाती है या इसे जब जल में घोला जाता है तो CH3COOH प्लस C2H5OH एसिटिक अम्ल और एथेनॉल का निर्माण होता है। ये स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। नंबर 4 है जैव उत्प्रेरक। जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति या वेग को बढ़ाने के लिए जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। इन्हें सामान्यतः हम एंजाइम भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में अमोनिया NH2CO NH2 को जब जल में घोला जाता है तो इसमें एक एंजाइम काम आता है यूरिएज, जिसे जैव उत्प्रेरक कहा जाता है, जो यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। एक अन्य उदाहरण है माल्टोज, जिस पर माल्टेज एंजाइम अभिक्रिया करता है और माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। अतः वेग के आधार पर हमारे पास उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं: धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। तीसरे प्रकार के उत्प्रेरक है हमारे पास उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने के वाले पदार्थों के आधार पर हम उत्प्रेरक को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक किसे कहा जाएगा? सामान्य भाषा में उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं। यह वर्धक से अभिप्राय है कि एक ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक के साथ मिलाए जाएं, उत्प्रेरक के साथ कुछ पदार्थ और मिला दिए जाते हैं जो उत्प्रेरक की गति को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को और अधिक बढ़ा देते हैं उसे उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। जैसे सामान्य अभिक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है तो हम उत्प्रेरक लेते हैं आयरन यानी लोहे को, जिससे अमोनिया बन जाता है। लेकिन अगर इसी आयरन के साथ अगर हम मॉलिब्डेनम को मिला दें तो यह आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, जिससे यह अभिक्रिया और भी कम समय में पूरी हो जाती है। दूसरा है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को पहले से भी कम कर देते हैं, उसे उत्प्रेरक विष कहा जाता है। जैसे N2 प्लस H2 बना NH3 अमोनिया, या हम आयरन को डालते हैं ताकि यह अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न हो। लेकिन अगर हम इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को मिला दें तो यह आयरन की क्रियाशीलता को पहले से भी और कम कर देगा, जिससे अभिक्रिया अधिक समय में संपन्न होगी। अतः उत्प्रेरक विष वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को पहले से भी कम कर देते हैं। यहाँ पर MO उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक विष का कार्य करती है। उत्प्रेरक के गुण। नंबर 1, उत्प्रेरक कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। वे केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और उत्प्रेरक की कभी भी मात्रा को हम अधिक नहीं लेते, हमेशा वह सूक्ष्म मात्रा में ही काम में लिए जाते हैं। नंबर 2, अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति ही आवश्यक होती है। जैसे मैंने अभी कहा था कि उत्प्रेरक को कभी भी अधिक मात्रा में नहीं लिया जाता, उसकी सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक होती है। नंबर 3, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है जो उसी अभिक्रिया के लिए होता है, किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए नहीं। नंबर 4, उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करता, हमेशा वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। अभिक्रिया की शुरुआत हमेशा अभिकारक के द्वारा होती है। नंबर 5, अभिक्रिया
क्रिया में उत्प्रेरक एक निश्चित तापमान पर ही कार्य करता है। तापमान के घटने या बढ़ने पर अभिक्रिया की क्रियाशीलता पर भी प्रभाव पड़ता है। नंबर 6, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के ही वेग को परिवर्तित करता है और समान रूप से परिवर्तित करता है। ऐसा नहीं होगा कि अग्र अभिक्रिया ज़्यादा समय में संपन्न हो और पश्च अभिक्रिया कम समय में संपन्न हो। यहाँ पर आपका पाठ हो जाता है समाप्त। इस पाठ को आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है इस पाठ की कुल वैल्यू है 7 नंबर की। अगर आप इसे अच्छे से याद करते हैं तो 7 नंबर आपको ईजिली मिल सकते हैं, जिसके कारण आप अपनी परसेंटेज में बढ़ोतरी कर सकते